नमस्कार साथियों, आप सभी को जूम स्टडी सेंटर बाय मुकेश का कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी के सम्मुख लॉर्ड लिटन से संबंधित आज की क्लास में मैं डिस्कस करने वाला हूं। लॉर्ड लिटन जो थे वो भारत का गवर्नर जनरल थे और इनके समय में प्रेस से संबंधित कुछ ऐसे कार्य हुए हैं जिन कार्य से संबंधित परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो समय न गंवाते हुए हम टॉपिक्स की ओर बढ़ना चाहूंगा। इससे पहले आप सभी से आग्रह है, यदि आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो में अंत तक बना रहिएगा, वीडियो स्किप करके मत देखिएगा। देखिए, आज का मेरा टॉपिक्स है आपका लॉर्ड लिटन। लॉर्ड लिटन जो थे वो आपका भारत का क्या थे, गवर्नर जनरल थे। इनका सर्विस पीरियड हम देखते हैं आपका 1876 से लेकर आपका 1880 तक था। ठीक है। अच्छा, इनसे पहले यदि हम कोई गवर्नर जनरल थे तो कौन थे आपका इनसे पहले? ठीक है, तो वो थे आपका लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग थे जो कि उनका पीरियड था 1856 टू 1862। लॉर्ड कैनिंग से पहले कौन थे आपका? तो लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी। ठीक है। इनका सर्विस पीरियड हम देखते हैं 1848 टू 1856 तक था। ठीक है। अच्छा, ये लॉर्ड, लेकिन आज का क्लास तो मेरा लॉर्ड लिटन से है। ठीक है। लॉर्ड लिटन जो है यह आपका एक निबंधकार थे, निबंधकार, कहानीकार भी थे। ठीक है। कहानीकार, उपन्यासकार थे। ठीक है। यही कारण है कि साहित्य की दुनिया में आपका लॉर्ड लिटन को आपका ओवन मेरिडिथ कहा जाता है। ठीक है, साहित्य की दुनिया में। और हम देखते हैं इनके समय में, यानी लॉर्ड लिटन के समय में आपका मद्रास, हैदराबाद और आपका पंजाब और उत्तर भारत में काफी अकाल छाता है। ठीक है, अकाल छाया था। ठीक है, इनके समय में। तो यानी इनके समय में अकाल छाया था, तो इसलिए हम देखते हैं इन्होंने अकाल जैसी समस्याओं को दूर करने के लिए इन्होंने रिचर्ड स्टेजी की अध्यक्षता में एक विभाग की स्थापना करते हैं। ठीक है, विभाग का नाम था अकाल आयोग। हालांकि इससे पहले भी कई गवर्नर जनरल थे जो कि अकाल आयोग की स्थापना करते हैं। यानी जो राज्य में या देश में अकाल छा जाता है वो क्या करता है, ऐसी समस्याओं का समाधान निकालने का अपने ओर से हर संभव प्रयास करता है। अच्छा, लॉर्ड लिटन का एक और देखते हैं हम। लॉर्ड लिटन है जो कि आपका 1 जनवरी 1877 ईस्वी में दिल्ली में आपका दिल्ली में दरबार का आयोजन करता है। किसके लिए आयोजन करते हैं? यह आयोजन करता है आपका रानी एलिजाबेथ के लिए। और इस दरबार में ही रानी एलिजाबेथ को केसर ए हिंद की उपाधि से सम्मानित करता है। ठीक है। आप कमेंट बॉक्स में बताइए, केसर ए हिंद उपाधि से
भारत का किस फ्रीडम फाइटर को सम्मानित किया गया था। ठीक है, हालांकि ये उपाधि को उन्होंने रिटर्न कर दिए थे कब, जब आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, यानी 1919 ईस्वी में। या अपना उपाधि से नाखुश हो गए थे और ब्रिटिशों के खिलाफ आवाज भी उठाते हैं। और उनका मानना यह था कि जिस ब्रिटिश सरकार का हाथ जो है खूनों से रंगा हो, हमारे ही आदमियों के खूनों से रंगा हो, ऐसे व्यक्तियों की हाथों से हमें ये उपाधि स्वीकार नहीं करना है। ठीक है, आप क्या बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, तो जल्दी बताइए। मैं क्लास के अंत में इससे संबंधित मैं और भी डिस्कस करने वाला हूँ। देखिए, लॉर्ड लिटन जो है, इन्होंने पत्रकारिता के क्षेत्र में हम देखते हैं एक आयन लाए थे, जिस आयन को हम वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कहते हैं। ठीक है, यहाँ आयन लाया गया था आपका 1878 ईस्वी में। ठीक है, इस आयन के तहत कई पत्रकारिता के ऊपर में रोक लगा दिया गया था। और यानी तब के समय में जो राष्ट्रवादी मैगजीन छपता था, या जो राष्ट्रवादी कवि उपन्यासकार लेखक जो होते थे, उनके ऊपर पाबंदी लगा दिया गया था। यानी उनके ऊपर में देशद्रोही की संज्ञा लगाकर उन्हें अरेस्ट कर दिया गया था। जो मीडिया का जो पावर है उसे एक लिमिटेड कर दिया गया था, यानी उनकी पूरी तरह से छूट नहीं दिया गया था। ठीक है, किस कानून के तहत, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये इंपॉर्टेंट है, आपका परीक्षा में यहाँ से पूछा जाता है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था और कब लाया गया था, तो आपका 1878 ईस्वी में लाया गया था। अच्छा, ऐसा नहीं कि इस नीति का या इस नियम का कोई सपोर्ट नहीं किया था। तो हम देखते हैं तब के समय में एक पायनियर अखबार था। ये भी पूछा जाता है कभी कभार, है ना। पायनियर अखबार जो है, ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से संबंधित जो भी नियम था, इसका क्या किया था, वो ये सपोर्ट किया था। ठीक है, तो लॉर्ड लिटन से संबंधित इतना ही इंपॉर्टेंट है जो कि परीक्षा में पूछा जाता है। विशेषकर आज के क्लास में यही इंपॉर्टेंट था, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है, और दूसरा इंपॉर्टेंट ये था कि लॉर्ड लिटन ने आपका महारानी एलिजाबेथ को किस दरबार में और किस उपाधि से सम्मानित किया था, केसर ए हिंद। और मैं आपको बताया था कि केसर ए हिंद की उपाधि से किस फ्रीडम फाइटर को सम्मानित किया गया था, तो वो और कोई नहीं बल्कि थे गांधी जी। ठीक है, गांधी जी को केसर ए हिंद उपाधि से भी सम्मानित किया गया था, केसर ए हिंद। लेकिन जब आपका 1919 ईस्वी में आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ठीक है, इसके विरोध में आपका गांधी जी केसर ए हिंद उपाधि को रिटर्न कर देते हैं। और इनके साथ साथ हम देखते हैं आपका रविंद्रनाथ टैगोर, कहीं आपको टैगोर मिलेंगे, कहीं आपको ठाकुर मिलेंगे। ठीक है, रविंद्रनाथ ठाकुर, इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को रिटर्न कर दिए थे। ठीक है, यानी ये भी उपाधि कौन दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट। ठीक है, देखिए ऐसा नहीं कि लॉर्ड लिटन जो है केवल वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाकर ही भारतीयों के जुनून में कमी लाना चाहते हैं, बल्कि हम देखते हैं कि वहाँ भारतीयों के जुनून को कम करने के लिए एक शस्त्र नियम भी लाते हैं। यानी उस नियम के तहत जो भी भारतीय हथियार रखता है, यानी बंदूक रखता है, तो उसका लाइसेंस बनाना अति आवश्यक हो गया था। ठीक है, वह एक्ट लाया गया था आपका 1878 ईस्वी में। वह एक्ट का नाम था भारतीय शस्त्र
कानून एक पास करते हैं, जिस कानून के तहत भारतीयों को अस्त्र रखना या अस्त्र रखने की परमिशन नहीं दी जाती है। ठीक है, यदि रखते हैं तो उसका लाइसेंस बनाना अत्यंत आवश्यक है। अब देखिए, लाइसेंस बनाकर जो आप हथियार रखेंगे तो जाहिर सी बात है इस हथियार से आप क्रांति नहीं कर सकते हैं। हाँ, आत्मरक्षा कर सकते हैं पर क्रांति नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं लॉर्ड लिटन जो है, या आपका जो सिविल एग्जाम होता है, सिविल एग्जाम, ठीक है, सिविल एग्जाम का जो कि आयु था आपका 21 साल। ठीक है, या 21 साल से घटाकर क्या कर देते हैं, 19 साल कर देते हैं। अब इसमें भी एक बहुत बड़ा राजनीतिक था। देखिए, हम भारतीय लोग क्या है, जाहिर सी बात है हम भारतीय लोग 5 साल में तो पढ़ने जाते नहीं थे स्कूल में, 6 साल 7 साल हो जाता था तो हम पढ़ने जाते थे। तो जाहिर सी बात है हम जब ग्रेजुएट होते हैं तो हमारी उम्र 23 साल 24 साल हो जाती है। यानी तब के समय में हम सिविल एग्जाम के देने का जो एज जो था आपका 21 साल, इसे हम पार कर चुके हैं। यानी एज नहीं तो हम सिविल एग्जाम नहीं दे पाएंगे। सिविल एग्जाम यानी आज का डेट में हम इसे यूपीएससी कहते हैं। ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक है, जो कि आईएएस होते हैं ये एग्जाम पास करने के पश्चात। तो लॉर्ड लिटन जो है यहाँ एक सोची समझी एक रणनीति अप्लाई करता है। रणनीति यह था कि क्यों ना इस एज को और भी कम कर दिया जाए, 19 साल। अब जाहिर सी बात है भारतीय लोग यहाँ पर क्वालिफाई नहीं हो पाएंगे। क्यों नहीं हो पाएंगे, क्योंकि उनका एज पार हो चुका रहेगा। और ब्रिटिश स्टार्टिंग से ही बहुत चतुर थी, और जो भी यहाँ एग्जाम के लायक बनते थे कैंडिडेट, वो लगभग कौन होता था, आपका ब्रिटिश ही हुआ करता था। ठीक है, और जो भी भारतीय कभी संजोग से यहाँ पहुंच भी जाता था तो उनके ऊपर देशद्रोही की संज्ञा लगाकर उन्हें एग्जाम देने से मना कर दिया जाता था। ठीक है, तो हम देखते हैं लॉर्ड लिटन जो है भारत की सिस्टम में फूट डालने के लिए, यानी हिंदू मुस्लिम की एकता में फूट डालने के लिए एक और कार्य करते हैं। कार्य यह था आपका लॉर्ड लिटन, ये आपका अलीगढ़ में मुस्लिम एंग्लो महाविद्यालय की स्थापना करते हैं। अब इससे क्या हुआ कि मुस्लिम करते हैं। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, मुस्लिमों का पूरा सपोर्ट मिल गया, और कहीं ना कहीं हिंदू वर्ग को थोड़ा बहुत बुरा लग सकता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस तरह से लॉर्ड लिटन जो है अपनी सोची समझी रणनीति के तहत भारत के ऊपर में ब्रिटिश साम्राज्य का जो पकड़ जो था उसे और भी स्ट्रॉन्ग करने के लिए अपनी ओर से हर संभव प्रयास करते हैं। परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि भारतीय शस्त्र अधिनियम कब पारित किया गया था, तो 1878 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और अलीगढ़ मुस्लिम एंग्लो महाविद्यालय की स्थापना किसने किया था, तो लॉर्ड लिटन किया था। ठीक है, तो आज का क्लास जो है मुझे यहीं पर समाप्त करने का अनुमति दीजिए। जय हिंद।